हे, वेलकम टू स्केरी पिज़्ज़ा। आज मैं आपके लिए एक और रेडिट हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ और ये स्टोरी ज़्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ 2 साल पुरानी है। और ये कहानी है मिली की यंगर सिस्टर जेनी की। मिली की एज कुछ 26-27 के आसपास है और जेनी उसकी छोटी सिस्टर है जिसकी एज 22 के आसपास है। और रिसेंट ही उसका एडमिशन एक कॉलेज में हुआ था जो कि उनके टाउन से थोड़ा बाहर था और वहाँ से रोज़ अप डाउन करना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए जेनी के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो हॉस्टल या पीजी में रहे। जेनी एक इंट्रोवर्ट लड़की थी लेकिन अपनी सिस्टर के बहुत क्लोज थी। मतलब अपनी हर बात वो उसकी सिस्टर से बताती थी। उसकी सिस्टर मिली टाउन में ही एक छोटे से स्टोर में काम करती थी। खैर, जेनी का कॉलेज स्टार्ट होने ही वाला था, सो उसे अब हॉस्टल में शिफ्ट होना था। जेनी कभी भी घर से बाहर नहीं रुकी थी, सो उसके लिए ये थोड़ा अनईजी था। इसलिए उसकी दी यानी मिली फर्स्ट टाइम उसके साथ उसके कॉलेज गई ताकि उसका सारा अरेंजमेंट करा दे और कॉलेज के पास में ही कोई हॉस्टल या रूम मिल जाए जहाँ से जेनी आसानी से कॉलेज आ जा सके। लेकिन जब वो लोग उस जगह पे पहुँचे तो लकीली कॉलेज कैंपस के अंदर के हॉस्टल में ही उन्हें रूम मिल गया। वो रूम था तो 2 लोगों का, लेकिन उस रूम में कोई और आया नहीं था। वार्डन ने कहा कि जब तक कोई आता नहीं है तब तक उसे अकेले रहना पड़ेगा। अगर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फॉर्मेलिटीज पूरी करके रूम में शिफ्ट हो जाए। खैर, अकेले रहना इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था एंड सबसे अच्छी बात थी कि कॉलेज कैंपस के अंदर ही था। फिर मिली उसका सामान लेके उसके रूम तक गई और जैसे ही उसने डोर ओपन किया तो उसने देखा रूम बहुत ही क्लीन एंड काफी अच्छा था, लेकिन वो रूम थोड़ा ठंडा था। उन्होंने तब इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो रूम एक तो लास्ट में बना था और आसपास काफी ज्यादा पेड़ थे। बट जब मिली उसका सामान उठा के अंदर आती है उसे थोड़ा अजीब लगता है, जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है, मतलब जैसे कोई अंदर आना चाहता हो। मिली को लगा शायद वार्डन है, सो वो बैग को साइड में रखती है और पीछे टर्न होती है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। वो थोड़ी देर ऐसे ही दरवाजे की तरफ देखती ही रहती है। मतलब उसे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई तो है। तब जेनी कहती है, क्या हुआ दी, आप खड़े क्यों हो? तब मिली कहती है, नहीं कुछ नहीं, कल स्टोर में काम थोड़ा ज़्यादा था सो प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पाई, सो बस थोड़ा सा टायर्ड हूँ। वेल लीव इट। तो बताओ तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ? तब जेनी कहती है, नहीं दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। इतना बोलकर वो मिली के फेस की तरफ देखती है और थोड़ी देर देखती ही रहती है। मिली पूछती है, क्या हुआ तुमको? तब जेनी कहती है, पता नहीं क्यों लेकिन मेरा मन कर रहा है बस आपको देखती रहूं। मिली को उसकी बात थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि जेनी ने उसे कभी भी ऐसे बोला नहीं था, लेकिन उसे लगा शायद वो घर से दूर पहली बार रह रही है, सो इस वजह से हो सकता है कि उसे थोड़ा होम सिकनेस हो रहा हो। लेकिन उसका घूरना थोड़ा अजीब सा था। तब मिली ने बोला, ठीक है, तुम अपने एग्जाम दे लो, फिर हम वेकेशन पे चलेंगे। ये सुनते ही जेनी मिली को हक कर लेती है और थोड़ी देर बाद वो उससे अलग होती है तो जेनी के फेस पे एक क्रीपी सी स्माइल होती है। मतलब ऐसा जैसे कि कोई उससे जबरदस्ती स्माइल करवा रहा हो, एक सैड सी लेकिन क्रीपी स्माइल। एंड इसी तरह स्माइल करते हुए वो मिली से कहती है, अगर वेकेशन में हम कभी जा ही ना पाए तो? अब मिली को लगता है कि शायद जेनी को होम सिकनेस हो रही है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। सो वो उसे प्यार से समझाती है और कहती है, बिल्कुल चलेंगे, अभी तुम बस अपनी स्टडी पे ध्यान दो और अच्छे से एग्जाम क्लियर करो, उसके बाद हम पक्का चलेंगे। और हाँ, अच्छे से रहना। हाँ, अब मैं चलती हूँ और जैसे ही वेकेशन होंगी मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। उसके बाद सब अरेंजमेंट करके मिली वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वो ये सब चीज़ें सोच रही होती है। फिर उसे लगता है कि वो मेंटली काफ़ी ज़्यादा टायर्ड है, इसलिए वो बस फालतू का सोच रही है। खैर, मिली को घर आते आते रात हो जाती है। उस दिन तो वो बिना कुछ खाए ही सो जाती है। इधर जेनी भी काफ़ी थक गई थी, सो वो थोड़ा रेस्ट करने का सोचती है। सो वो फ्रेश होके बेड पे लेट जाती है
और थकान की वजह से उसकी आंखें लग जाती है। नींद में उसको पता नहीं चलता कि रात के 9 बज गए। तब वार्डन ने डोर नॉक किया और बताया कि डिनर का टाइम 7 से 9 बजे तक ही है। तो वो जल्दी से तैयार होकर नीचे चली गई। खाना खाने के बाद थोड़ी देर वहाँ पे कॉमन टीवी देखा। उसके बाद सभी लड़कियां अपने अपने रूम में चली गईं। जेनी की उस टाइम कोई दोस्त ही नहीं बनी थी, तो वो भी अपने रूम में चली आई। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं कि जेनी के पास फोन नहीं था, क्योंकि वहाँ पे फोन अलाउ नहीं था। बट रूम पे लैपटॉप जरूर था, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। मतलब कि लिमिटेड एक्सेस था, जैसे कि आप कोई भी सोशल मीडिया नहीं एक्सेस कर सकते थे, सिर्फ जीमेल को छोड़ के। तो जेनी अपनी दी मिली से मेल के थ्रू ही बात करती थी और डेली का मेल भी भेजती कि मिली के नए फ्रेंड्स बने या नहीं बने, कैसी चल रही है उसकी लाइफ, ये सब वो फर्स्ट डे से ही मिली को भेजती, क्योंकि उसकी आदत थी अपनी दी से हर बात शेयर करने की। तो उसके पास बस एक यही जरिया था और उसका ये स्केड्यूल फर्स्ट डे से ही था। सो फर्स्ट डे जेनी जब रूम में आई और उसने अपनी दी को मेल करके बताया कि उसने क्या क्या किया, उसके बाद उसने अलार्म क्लॉक पे सुबह के 7 बजे का अलार्म लगाया और सो गई। सुबह के 10 बज चुके थे, लेकिन जेनी अभी भी उठी नहीं थी। लेकिन वो पूरी तरह से सो भी नहीं रही थी। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना हमारे साथ कि हम सो तो रहे होते हैं, बट स्टिल हमें अपने आसपास की चीज़ें महसूस होती हैं। सेम जेनी को भी ऐसा लग रहा था कि उसके रूम में कोई तो है। सभी लड़कियां कॉलेज चली गई। वार्डन ने हॉस्टल में एक राउंड मारा, देखा कि जेनी का दरवाज़ा अंदर से बंद है। उसने बाहर से आवाज़ लगाई, कॉलेज नहीं जाना क्या? यहाँ सोने के लिए आई हो क्या? आवाज़ सुनते ही जेनी की आंख खुल गई। उसने दरवाज़ा खोला और कहा, मैडम मैं बस उठने ही वाली थी, अभी तो 8 बजने को है ना। वार्डन ज़रा हंस के बोली, बेटा ज़रा अपनी घड़ी देखना तो कितने बजे हैं। जेनी ने जब घड़ी की ओर देखा तो 10 बज चुके थे। उसको समझ नहीं आया कैसे। फिर वो तैयार हुई और कॉलेज के लिए निकल गई। वहाँ जाकर उसकी क्लास में काफ़ी लोगों से जान पहचान हुई। कुछ तो उसके टाउन से ही थे, जो अलग अलग जगह पर रहते थे। उसको थोड़ा अच्छा लगा। आज क्लास में असाइनमेंट मिला था, तो उसका ही डिस्कशन करने के लिए वो उन्हीं के साथ उनके रूम पे चली गई। उनकी बिल्डिंग जेनी के बिल्डिंग से थोड़ी दूर पे था, बट कैंपस के अंदर ही था। उसने अपने वार्डन को इन्फॉर्म कर दिया कि वो आज रूम पे नहीं आएगी, क्योंकि उसे ग्रुप प्रोजेक्ट करना है। फिर उन लोगों ने थोड़ी देर स्टडी करी और फिर थोड़ी मस्ती करी और फिर सो गए। अच्छा, उस रात वो मिली को मेल नहीं कर पाई। फिर नेक्स्ट डे जेनी उन्हीं लोगों के साथ कॉलेज चली गई। कॉलेज के बाद वो सीधे अपने रूम में आई एंड अपना सामान रख के उसने सबसे पहले लैपटॉप ऑन किया एंड मेल चेक किया। उसमें मिली का एक मेल आया था जिसमें लिखा था कि कल रॉजर आने वाला है और मिली, रॉजर और उसके कुछ दोस्त 3-4 दिन के लिए ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, सो नेटवर्क नहीं होगा एंड वो मेल का रिप्लाई नहीं कर पाएगी। लेकिन मिली आगे जेनी से कहती है कि वो उसे रोज मेल करे। जब वो वापस आएगी तो वो उसके सारे मेल को ज़रूर पढ़ेगी और रिप्लाई भी करेगी। सो अभी तक हमने जितनी भी कहानी सुनी वो सब जेनी ने मेल पे बताई थी। नाउ उसके साथ कल जो कुछ भी हुआ वो सब जेनी ने मेल पे टाइप करके अपनी सिस्टर मिली को सेंड कर दिया और फिर अपनी स्टडी करने बैठ गई। लेकिन उसे बहुत शॉक लगा जब उसने देखा कि उसके पास एक भी पेन नहीं है, ना रूम में ना उसके बैग में। उसे लगा शायद उसका कोई फ्रेंड प्रैंक कर रहा है, लेकिन उसे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। सो वो डोर को लॉक करके वार्डन के पास पेन लेने चली गई। जब वो पेन लेके वापस आती है तो देखती है कि उसका डोर ओपन है। वो थोड़ी देर सोचने लगती है कि वो तो डोर लॉक करके गई थी, फिर ये ओपन कैसे हुआ। अभी भी शायद उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है, इसलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती और अपना प्रोजेक्ट करने लगती है। शाम को डिनर करने के बाद वो काफ़ी देर तक पढ़ रही थी। फिर नींद आई तो वो सोने की तैयारी करने लगी। कुछ मिडनाइट होगी तो उसने करवट बदली और जैसे ही उसकी आँख खुली वैसे ही उसके मुंह से चीख निकली। वो बहुत डर गई थी। उसने सामने वाले बेड पे किसी लड़की को लेटे हुए देखा था और वो उसकी तरफ ही देख रही थी। जेनी जोर से चिल्लाने लगी। वार्डन ने जैसे आवाज़ सुनी वो दौड़ के उसके कमरे तक आई और साथ में बगल वाले रूम की लड़कियां भी जाग गईं। उन्होंने बाहर से आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खोलो, क्या हुआ है। जेनी तुरंत दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ दौड़ने लगी और कहने लगी, मैडम रूम में कोई है, मैंने अभी वहाँ किसी को देखा, कोई लड़की थी, बहुत अजीब तरह से मुझे घूर रही थी। तब वार्डन ने अंदर जाके देखा और कहा,
यहाँ तो कोई भी नहीं है, कोई सपना देखा होगा तुमने, बेकार में हल्ला मचाया है, चलो जाके सो जाओ। जेनी सच में बहुत डर गई थी, लेकिन सब लड़कियां उस पर हंस रही थी, इसलिए हिम्मत दिखाते हुए वो भी रूम के अंदर चली गई और सोने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखें कब लग गईं उसे फिर पता नहीं चला। खैर, दूसरे दिन कॉलेज खत्म होने के बाद वो रूम पे आई तो उसका दरवाज़ा आज भी खुला हुआ था। उसने अंदर देखा कि एक लड़की बैठी हुई थी, वो अपना सारा सामान सेट कर रही थी। जेनी को लगा कि कोई नई लड़की आई है एंड वार्डन ने उसका रूम ओपन किया होगा। वह जेनी अब थोड़ा रिलैक्स भी थी, उसे अच्छा लगने लगा था कि चलो उसे कोई रूम पार्टनर मिल गया है। अब उसकी नर्वसनेस थोड़ी कम भी हो गई थी और वो खुश भी थी कि चलो वार्डन ने किसी को तो भेज दिया। फ्रेश होने के बाद जेनी उस लड़की से थोड़ा बात करने के लिए गई तो उसने देखा कि वो सो चुकी थी। उसे लगा कि वो थोड़ी थक गई होगी तो उसने सोचा कि उसे सोने देना ही ठीक है और वो पढ़ाई में लग गई। शाम को जब जेनी ने उस लड़की को डिनर के लिए उठाना चाहा तो वो लड़की उठ के बैठ गई और मतलब बिना कुछ बोले ही कमरे से बाहर चली गई। जेनी को ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा टेंशन नहीं लिया। उसे लगा कि शायद नहीं होगी, अभी उसे भी घुलने मिलने में टाइम लग रहा होगा। खैर, जेनी अपना खाना खा के अपने रूम में लौट आई और उसने सोचा कि अब वो उस लड़की से बात करेगी, लेकिन जेनी के जाने से पहले ही वो रूम में जाके सो गई थी। जेनी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे लगा कि शायद वो इंटरेस्टेड नहीं है बात करने के लिए, तो उसने भी इतना फोर्स नहीं किया। खैर, आधी रात का टाइम होगा। अचानक जेनी को जोर से टेबल गिरने की आवाज़ आई। सुनते ही जेनी की नींद खुल गई और वो जोर जोर से चीखने लगी। तभी फिर से सारे लोग जेनी के रूम के बाहर खड़े हो गए। जेनी ने देखा कि बगल वाली लड़की टेबल पर खड़ी होकर पंखे से फांसी लगाकर झूल रही थी। जेनी ये सब देखकर कांपने लगी और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो चिल्लाती जा रही थी। वो जैसे तैसे कांपते हुए दरवाजा खोलकर भागने लगी। वार्डन ने उसे तुरंत बीच में पकड़ा और कहा, क्या हुआ है जेनी तुम्हें? तुम क्यों शोर मचा रही हो इस तरीके से? तब जेनी ने घबराते हुए बोला कि मैम, मेरी रूममेट ने फांसी लगा ली है, चलिए जल्दी से देखिए। वार्डन भी घबरा गई कि किसने फांसी लगा ली। वो दौड़ते हुए जेनी के रूम में आई तो देखा वहां पर कुछ भी नहीं था और हर चीज अपनी जगह बिल्कुल सही से रखी हुई थी। इस बार वार्डन को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि शायद जेनी बार बार उसके साथ प्रैंक कर रही है, मजाक कर रही है, और डांटने लगी। कहने लगी कि जेनी, अगर तुमने सबको परेशान किया तो तुम्हें मुझे हॉस्पिटल से निकालना पड़ेगा। बेकार में हल्ला मचाकर सबकी नींद खराब कर रही हो तुम। खैर, ये जेन्युइन सी बात थी कि वार्डन को गुस्सा आना जायज़ था। कोई इतनी रात में ऐसे करके चिल्ला रहा है और सब उठ के आ रहे हैं और देख रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ये थोड़ा सा अजीब था, लेकिन किसी ने भी कुछ खास नोटिस नहीं किया। इसको सबने लिया कि शायद जेनी प्रैंक कर रही है, मतलब मजाक कर रही है सबके साथ। खैर, जेनी ने तब रोते हुए बोला कि नहीं मैम, मैं सच बोल रही हूँ, कल ही तो आपने उस लड़की को भेजा था। उस लड़की ने अपना सामान शिफ्ट किया और तब से वो सो ही रही थी और आज उसने फांसी लगा ली। आप प्लीज़ मेरा यकीन करिए। मतलब जेनी ना समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो रोती जा रही थी और बोलती जा रही थी। अच्छा, जेनी इतना डर गई थी कि वो अपने रूम की तरफ देख ही नहीं रही थी, मतलब वो पीछे देख ही नहीं रही थी पंखे की तरफ। तो वार्डन उसे कहती है, अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, ठीक है। तो वार्डन उसे नीचे लेकर जाती है और रजिस्टर निकाल कर दिखाती है और उसके रूम का पेज निकालती है। उस पर सिर्फ एक ही नाम था और वो था जेनी का। वार्डन ने कहा कि उस रूम में सिर्फ तुम ही रहती हो और कोई भी नहीं। जेनी ये देखकर और भी ज़्यादा डर गई थी। सोचने लगी कि उसने जिसको देखा था वो कौन था, कोई भूत या साया या भटकती आत्मा। लेकिन वार्डन के सामने वो कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसने देखा या ये उसका सपना था। खैर, वार्डन ने तब कहा कि तुम घर से पहली बार दूर रह रही होगी, इस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा बेटा। तुम यहाँ पे अच्छे से रहो और अच्छे से खाओ पियो भी, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, अदरवाइज हमारा माइंड थोड़ा टायर्ड हो जाता है ना। और एक काम करना, कल तुम अपने फैमिली वालों से बात कर लेना, तुम आना मेरे पास, मैं तुम्हें कॉल करवा दूंगी। इतना समझा कर वार्डन ने जेनी को फिर से उसके रूम में भेज दिया, लेकिन इस बार जेनी ने अपने रूम का दरवाज़ा खुद ही खुला रखा और उसने सोने की कोशिश करी, लेकिन इसको नींद ही नहीं आई। खैर, सुबह कॉलेज जाकर उसने अपने दोस्तों को वो सारा किस्सा बताया। उसके दोस्तों ने उसको हिम्मत दी और कहा कि डरो नहीं और ये सब तुम्हारा शायद वहम हो एंड ज़्यादा मत सोचो।
लेकिन जेनी को पता था कि ये उसका वहम नहीं था। जेनी कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। शाम होने को थी। खाना खाकर जेनी रूम में आई और पढ़ाई करने लगी। उसका मन नहीं लग रहा था। उसने लैपटॉप ऑन किया और मेल टाइप करने लगी। ये उसका आखिरी मेल था। मैं आपको यहाँ थोड़ा क्लियर कर दूँ कि अभी तक आपने जो कुछ भी सुना वो सब जेनी ने ही मेल पर अपनी बहन को यानी अपनी सिस्टर मिली को सेंड किया था। ओके, और अभी नेक्स्ट जो मैं सुनाने वाली हूँ वो उसका आखिरी मेल था। उसने लिखा, दी हम कभी भी वेकेशन पे नहीं जा सकते क्योंकि वो मुझे लेने आई है। अब वो मुझे कहीं नहीं जाने देगी। जब मैं ये मेल टाइप कर रही हूँ तब वो मेरे पीछे ही बैठी है, मेरा इंतज़ार कर रही है। मैंने यहाँ सबको बताने की बहुत कोशिश की कि कोई मेरी बात सुने, कोई मेरी हेल्प करे, लेकिन सबको लग रहा है कि मैं प्रैंक कर रही हूँ। कोई भी मेरा यकीन नहीं कर रहा है और आप भी अभी तक वापस नहीं आए हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ दी। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी आंखें मुझे घूरती जा रही हैं। बस यही आखिरी मेल था उसका। नेक्स्ट डे जब वार्डन ने दोपहर के बाद भी जेनी को कमरे से बाहर नहीं देखा तो वो उसके कमरे के पास पहुंची। उसने दरवाज़ा नॉक किया लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उसने थोड़ा ज़ोर दिया तो दरवाज़ा खुल गया, मतलब कि दरवाज़ा अंदर से ना सही तरह से लॉक नहीं था। और जैसे ही वो रूम के अंदर गई, अंदर का नज़ारा देखकर वार्डन की चीख निकल आई। वो वहीं बेहोश हो गई क्योंकि जेनी की बॉडी पंखे से लटक रही थी। आसपास की लड़कियां भी शॉक्ड हो गई थी। जैसे तैसे करके मिली तक ये न्यूज़ पहुंच गई। और वैसे भी ये सारा जो इंसिडेंट हुआ था ना, ये 3-4 दिन का ही था। एंड तब तक मिली मतलब ऑन द वे थी। उसका नेटवर्क थोड़ा शो होने लगा था, लेकिन अभी भी उस तक कॉल नहीं जा रहा था। कॉलेज वाले कई बार कोशिश कर रहे थे एंड वहाँ पे सिर्फ मतलब उसकी सिस्टर का ही नंबर था। आप जानते ही हो कि फॉरेन में ज़्यादातर मतलब पेरेंट्स का ऐसा थोड़ा, जो भी आप समझ लो। खैर इसमें इसने इतना डिटेल में नहीं दिया। मतलब जेनी की जो गार्जियन थी वो शायद सिर्फ मिली ही थी। खैर वो जब थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आई तो कॉलेज वालों के लगातार कॉल आने लगे। तब उसने रिसीव किया और उसे पता चला एंड वो जैसे तैसे करके मतलब उसके हॉस्टल तक पहुंची। तब तक वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस ने आकर रिपोर्ट दर्ज करी और वार्डन को भी हॉस्पिटल ले जाया गया। काफ़ी सारी इंक्वायरीज हुई लेकिन कुछ समझ नहीं आया कि आखिर इतनी होशियार लड़की सुसाइड कैसे कर सकती है। सब यही सवाल कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन वार्डन को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि कुछ तो बात है, क्योंकि ऐसा एक बार नहीं हुआ है, वो रूम अक्सर खाली रहता था। बट वार्डन भी इन सब चीज़ों को मानती नहीं थी। लेकिन वार्डन के आंखों के सामने एक बच्ची ने जान दे दी तो वार्डन ने इसकी पूरी जिम्मेदारी खुद पे ले ली और उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उसको जेनी की मौत का बड़ा अफसोस हुआ। 3-4 दिन में ही जेनी से उसकी थोड़ी बॉन्डिंग हो गई थी। एक्चुअली वार्डन अच्छी थी, मतलब वो सबका केयर करती थी, वो थोड़ी इमोशनल पर्सन थी। मिली ने उसके सारे मेल्स रीड किए और उसके फर्स्ट डे के एक्सपीरियंस को धीरे धीरे लिंक करने लगी। ये सब उसने पुलिस को भी दिखाया, लेकिन ये प्रूफ सफिशिएंट नहीं था उनके लिए। मिली के लिए भी बहुत मुश्किल था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या करे। इवन मिली की बातों पे भी किसी को यकीन नहीं था। मतलब वो सब यही सोच रहे थे कि ये कौन सी तकियानुसी सोच की बात है, आप मॉडर्न एज के होते हुए किस टाइप की बातें कर रहे हो। खैर कुछ दिन बीत गए एंड मिली के पास जेनी के कॉलेज से कॉल आया और कहा कि उसका सामान ले जाइए, क्योंकि उनको रूम खाली करना था और शायद किसी और को फिर से देना था। मिली का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो इस हादसे के लिए खुद को ही जिम्मेदार मान रही थी। उसे लग रहा था कि अगर वो ट्रैकिंग पे नहीं जाती तो शायद आज उसकी सिस्टर जिंदा होती, वो उसकी हेल्प कर पाती। लेकिन कॉलेज से कई बार कॉल आ चुका था, अगर वो नहीं जाते उसका सामान लेने तो कॉलेज वाले उसका सामान गार्बेज में डाल देते। एंड मिली को लगता है कि ये उसकी सिस्टर की लास्ट मेमोरीज हैं, सो वो उस चीज़ को वापस लेने का सोचती है। वो थोड़ा डरती है और उसे बहुत बुरा लगता है लेकिन वो जैसे भी करके हॉस्टल जाती है और उसके रूम में जैसे ही नॉक करती है तो डोर अपने आप ओपन हो जाता है। वो अंदर जाती है और जेनी की चीज़ों को देखने लगती है और थोड़ा इमोशनल हो जाती है। खैर वो उसकी चीज़ों को पैक करने लगती है।
तभी उस रूम में एक लड़की आती है। वो उससे कहती है, सामान पैक कर रही हो तुम, कहीं जा रही हो क्या? मिली उसकी तरफ हैरानी से देखने लगती है। तब वो लड़की आगे कहती है, जाके लंच कर लो वरना बाद में मेस बंद हो जाएगा, फिर सीधे इवनिंग स्नैक्स ही मिलेगा। मिली उसे हैरानी से पूछती है, क्या तुम मुझे जानती हो? तब वो कहती है, हाँ, कल हमने रात भर कितनी बातें की, भूल गई क्या? तब मिली उससे पूछती है कि तुम मुझे कब से जानती हो? तब वो लड़की कहती है, अरे तुम कल नाइट में ही तो आई थी, तुमने कहा था ना कि तुम्हारा लेट एडमिशन हुआ है। ये सुनकर मिली थोड़ा डर जाती है और वो आगे पूछती है, अच्छा क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? तब वो लड़की जो जवाब देती है वो सुनकर मिली शॉक्ड हो जाती है। वो लड़की कहती है, हाँ, तुमने तो बताया था कल, तुम्हारा नाम जेनी है। ये सुनकर मिली को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक्चुअली मिली और जेनी का फेस काफ़ी मिलता है। मिली जेनी से बस थोड़ी सी लंबी है और उसकी स्किन टोन थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन अगर आप दोनों को अलग अलग देखोगे तो आप पहले बार में कंफ्यूज्ड हो जाओगे, लेकिन अगर आप साथ में देखोगे तो तभी डिफरेंस पता चलेगा, क्योंकि दोनों का फेस बहुत मिलता जुलता था। यहाँ तक कि उनके बालों का टेक्सचर भी मतलब बहुत सिमिलर था। उस लड़की की बात सुनकर वो जल्दी से सारा सामान पैक करती है और बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है। जब वो रूम से बाहर निकलती है तो 2 मिनट के लिए ना रुक जाती है और धीरे से पीछे मुड़ के देखती है। वो देखती है कि उस लड़की के फेस पे क्रीपी सी स्माइल थी, मानो कोई फोर्सफुली उसे स्माइल करा रहा हो। एंड ये स्माइल बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे उसने फर्स्ट टाइम अपनी सिस्टर के फेस पे देखी थी। फिर वो वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। 2 दिन मिली के दिमाग में बस वही बातें घूम रही थी, तो वो डिसाइड करती है कि वो एक बार उस लड़की से बात करेगी और पूछेगी कि उसे और क्या पता है एंड क्या बात करी आखिर जेनी ने। एंड उसे इस बात का भी डर लग रहा था कि कहीं इस लड़की के साथ भी कुछ ना हो जाए, मतलब इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए जैसा जेनी के साथ हुआ। तो नेक्स्ट डे वो हॉस्टल में कॉल करती है और उस लड़की के बारे में पूछती है, लेकिन उसे पता चलता है कि 2 दिन पहले ही उसकी डेथ हो गई है। पोस्टमार्टम में रीज़न उसका हार्ट अटैक निकला, लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि वो एक स्पोर्ट्स प्लेयर थी, सो फिजिकली काफ़ी फिट थी। मतलब इतनी यंग एज में किसी का हार्ट अटैक, और थोड़ा वियर्ड था क्योंकि उनके कॉलेज में जब भी कोई स्पोर्ट्स में जाता था तो उसका मेडिकल टेस्ट होता था। मिली ने ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाली और उसे ये सब चीज़ें पता चली। फिर खैर ये सुनकर मिली को बहुत बुरा लगा कि वो लड़की भी अब इस दुनिया में नहीं रही। मिली का बार बार वहाँ जाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वो एक प्राइवेट जॉब करती थी एंड काम को और मैनेज करना और दूसरे शहर में बार बार जाना, एंड वहाँ पर उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था, कोई कनेक्शन भी नहीं था जिससे कि उसके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता। खैर उसके बाद से मिली ना तो वहाँ गई और ना ही कभी जाने का सोचा। उसने आगे कहा कि उसको इसके एक फ्रेंड से पता चला कि 1 साल पहले ही उस बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है एंड नया बिल्डिंग बनाया है। हो सकता है कि उसका फ्रेंड वहाँ से कहीं गुजर रहा हो एंड ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये बात मिली को पता चली, लेकिन मिली आज भी ट्रॉमा में है और उसके पास आज भी सारे के सारे मेल अभी भी वैसे के वैसे पड़े हैं। वो समझ नहीं पाती है कि आखिर वो क्या करे। इसीलिए उसने अपनी स्टोरी रेडिट पे शेयर की एंड बहुत से लोगों ने अपने अलग अलग ओपिनियन भी दिए, क्योंकि जो चीज़ें हमें दिखती नहीं हैं इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं बट हमें पता नहीं होता। खैर आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में हमें कमेंट में बताइएगा, और अगर आपके साथ कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है और आप हमें शेयर करना चाहते हैं तो sundaystoryklubb@gmail.com पर अपनी कहानी हमें शेयर कर सकते हैं। मेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए बस यहीं तक। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।